हाँ तो बच्चों, कल हम लोगों ने वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंकित प्रश्न किए थे। आप लोगों को कुछ प्रश्न बताए थे, कुछ करने को दिया था। अब आज अगला आपका जो चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है परीक्षा की दृष्टि से भी, और वैद्युत क्षेत्र विभिन्न आकृतियों के द्वारा ज्ञात करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए कई चीज़ें पहले हमें समझना होगा। जैसे क्षेत्रफल सदिश, आप जानते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। इसका परिमाण उस आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है, लेकिन इसकी दिशा जो होती है बाहर की ओर इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर होती है। जैसे ये पृष्ठ है तो इसका जो क्षेत्रफल का परिमाण होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, वो क्षेत्रफल का परिमाण हो गया, लेकिन उसकी दिशा जो होगी इस पृष्ठ के लंबवत होगी बाहर की ओर। इसीलिए ए वेक्टर जो होता है उसको लिखते हैं एन यूनिट वेक्टर ए। एन यूनिट वेक्टर क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस, पृष्ठ के नॉर्मल एकांक सदिश जो इसकी दिशा व्यक्त करता है, और परिमाण उस आकृति का क्षेत्रफल होता है। इसी तरह से दूसरी राशि आपको जानना है, 11th में जब हम लोग पूरक राशियां पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कोण और घनकोण की बात की थी। घनकोण सॉलिड एंगल जिसे कहते हैं। जैसे कोण क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसे समतलीय कोण कह दिया जाता है। समतलीय कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक उसी प्रकार कोई गोलाकार पृष्ठ हो, उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है पृष्ठ द्वारा, पूरे ध्यान रखिए, उसे घन कोण कह दिया जाता है, सॉलिड एंगल कह दिया जाता है। जैसे कोई गोला है, इसका कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। अब इस पूरे क्षेत्रफल द्वारा जो भी कोण इसके केंद्र पर अंतरित होगा, इसी कोण को कहा जाता है घन कोण। ओमेगा चिन्ह से इसको व्यक्त करते हैं। घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का वर्ग, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। घन कोण बराबर हो गया क्षेत्रफल वेक्टर का त्रिज्या के अनुदिश घटक, ये ध्यान रखना है, और बटा त्रिज्या का वर्ग। जैसे कोई क्षेत्रफल अगर लंबवत है त्रिज्या की, तब तो उसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा त्रिज्या के अनुदिश अपने आप होगी, आप क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का वर्ग लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्षेत्रफल इस प्रकार है कि त्रिज्या की दिशा दूसरी तरफ है और क्षेत्रफल की दिशा दूसरी तरफ है, तो अगर ये डीए क्षेत्रफल है तो इसका त्रिज्या के अनुदिश आप पहले घटक निकाल लीजिए डीए कास थीटा, और उसको त्रिज्या के वर्ग से भाग करेंगे, तब घनकोण आएगा। ये तो है किसी सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा अगर घनकोण निकाला गया। अब पूरे पृष्ठ द्वारा निकालना है तो इसका आप समाकलन करके निकाल सकते हैं। पूरा घनकोण कितना होगा? कोण के बारे में तो आप जानते हैं, किसी बिंदु के परितः कोण कितना बनता है टोटल? 2 पाई रेडियन। कैसे निकलता है? वृत्त की परिधि बटा त्रिज्या। वही संपूर्ण चाप का मतलब वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर और बटा त्रिज्या, तो ये कैंसिल हो जाएगा आर, तो क्या बचेगा? 2 पाई रेडियन। इसी प्रकार संपूर्ण घनकोण निकालना है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बटा त्रिज्या का वर्ग कर दें, और संपूर्ण पृष्ठ गोले का होता कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसी बिंदु के परितः जिस प्रकार संपूर्ण कोण 2 पाई रेडियन होता है, उसी प्रकार पृष्ठ के परितः किसी बिंदु के परितः संपूर्ण घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। क्लियर? 2 बातें स्पष्ट हो गई, क्षेत्रफल सदिश और घन। इसी के साथ साथ अभी हम लोगों को जानना है, गॉस प्रमेय पढ़ने के पहले, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो संपूर्ण वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उन्हीं के माप को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक रिंग हो, उसे किसी बहते हुए द्रव में प्रवाह की दिशा के लंबवत रख दिया जाए तो उसके भीतर से जल गुजरेगा, जितना जल उसके भीतर से गुजरे वही जल का फ्लक्स हो गया। अब इसको घुमाते जाएं तो उससे गुजरने वाले जल के फ्लक्स की मात्रा कम होती जाएगी तो फ्लक्स कम होता जाएगा, और इसका तल और प्रवाह की दिशा अगर एक ही हो जाए तो इससे जल नहीं गुजरेगा तो जल का फ्लक्स कितना हो जाएगा, शून्य। उसी तरह से वैद्युत फ्लक्स भी पृष्ठ के अनुसार निर्भर करता है कि पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण है। अगर ये उसके लंबवत है वैद्युत क्षेत्र के तो फ्लक्स का माप जो हो जाएगी वो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। इसीलिए यहाँ लिखा है कि आंकिक रूप से वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, ये ध्यान रखना है, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश पृष्ठ के क्षेत्रफल के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हमने यहाँ दिखाया है, कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा उसके लंबवत ए हो गई, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो क्षेत्रफल का वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना घटक हो जाएगा, ए कास थीटा, तो फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए कास थीटा। चूँकि वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, क्षेत्रफल भी सदिश राशि है, जबकि फ्लक्स अदिश राशि है, तो फ्लक्स जो हो जाएगा ई डॉट ए हो जाएगा। मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कोई अनियमित पृष्ठ है तो उसके किसी सूक्ष्म पृष्ठ से पहले फ्लक्स, सूक्ष्म पृष्ठ डीए का फ्लक्स निकाल लें, ई डॉट डीए, और संपूर्ण फ्लक्स निकालना हो तो उसका उस पृष्ठ के परिता संपूर्ण समाकलन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया। अब हम गास प्रमेय पढ़ते हैं। गासस थ्योरम, गास की प्रमेय। पहले कथन इसका जान लीजिए, है क्या प्रमेय, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल का मतलब नेट आवेश, जैसे कई आवेश हैं तो नेट आवेश निकाल लेंगे और उसका 1/ε0 गुना हो जाएगा, यानी फाई वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0। और वैद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, Q/ε0। यही है गास का प्रमेय। इसकी सहायता से हम लोग बहुत से आकृतियों के कारण, आवेशित आकृतियों के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब प्रूफ इसका करना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कोई पृष्ठ हमने ले लिया, इसके भीतर ओ बिंदु पर कोई धन आवेश Q रखा हुआ है, इसका एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लिया, उसकी दिशा इस तरफ है, और इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र धन आवेश है तो बाहर की ओर होगा, E हो गया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E dA cos थीटा। Q आवेश के कारण r दूरी पर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r² और dA cos थीटा हो गया। dA cos थीटा और r² एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा d ओमेगा घन कोण। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि घन कोण d ओमेगा बराबर dA cos थीटा बटा r²। तो संपूर्ण फ्लक्स निकालना है तो क्या करें, समाकलन कर दिया जाए इसका। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या परिणाम आएगा, आप ये देख सकते हैं। Q और 4πε0 नियत है, इनको समाकलन से बाहर ले सकते हैं, तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण घन कोण। और आप जानते हैं किसी बिंदु के पड़ता संपूर्ण घन कोण कितना होता, 4π कैंसिल हो गया तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, Q/ε0। और यही गास के प्रमेय का कथन था, तो ये बात सिद्ध हो गई यहाँ पर कि नहीं, तो गास प्रमेय सिद्ध हो गई। लेकिन इसका एक भाग और अभी हमें सिद्ध करना है। गास ने यह कहा था कि उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये बात तो सिद्ध हो गई।
आवेश अगर पृष्ठ के बाहर हो तब भी तो बल रेखाएं यहां से गुजरती हैं। तो गास के अनुसार तो आवेश पृष्ठ के अंदर नहीं है तो फ्लक्स जीरो होना चाहिए, लेकिन हमें दिख रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो इस बात को भी सिद्ध करके देखना है कि यदि आवेश बाहर है तब फ्लक्स शून्य होगा। तो एक पृष्ठ ले लिया, आवेश उसके बाहर क्यों आवेश रखा हुआ है। एक क्षेत्रफल dA1 ले लिया जो कि घनकोण d ओमेगा यहाँ अंतरित कर रहा है, इसकी दूरी r1 है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कोण इसका θ1 है। दूसरा पृष्ठ dA2 हो गया जो समान घनकोण अंतरित कर रहा हो, ऐसा पृष्ठ लेना है। तो एक ही रेखा खींच दीजिए तो समान घनकोण अंतरित करेगा। ये dA2 हो गया क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र से इसका कोण θ2 हो गया। पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, चूंकि प्रवेश करने वाला फ्लक्स है, एक बाहर निकलने वाला है, तो ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा। पीछे हम लोगों ने देखा कि फ्लक्स Q/ε0 dA cos θ1/r1 स्क्वायर हो जाएगा और इसका मान कितना हो गया d ओमेगा, क्योंकि कोण तो d ओमेगा है। दूसरे पृष्ठ द्वारा Q/ε0 क्षेत्रफल dA2 है, कोण θ2 है तो cos θ2, दूरी r2 है तो r2 स्क्वायर। लेकिन घनकोण तो ये भी समान ही अंतरित कर रहा है, तो इसका भी मान कितना हो गया d ओमेगा। अब इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स अगर निकाला जाए तो समान मान है, परिमाण समान है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो इस तरह से संपूर्ण फ्लक्स जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब गास ने जो बात कही है कि पृष्ठ के अंदर आवेश है तब उसका Q/ε0 गुना होगा, और पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है तो बाहर चाहे जितने आवेश रखे हों फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। अब इसके लिए आपको नोट्स भी हम भेज रहे हैं, नोट करिए पहले, उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से समझिए और उसके बाद उस नोट्स को भी रख दीजिए और अपने आप इसका जो निगमन है, उपपत्ति है, उसकी प्रैक्टिस करिए। इसके बहुत से अनुप्रयोग हैं वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में। तो कल के लेक्चर में हम लोग गास प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।